आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक असमीकाएं। देखिए रैखिक असमीकाएं में हम लोग पढ़ेंगे कि रैखिक असमीकाएं होती क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि रैखिक असमीकाओं को पढ़ने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। इन सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि रैखिक असमीकाओं को पढ़ने के लिए हम लोगों को कौन कौन सी छोटी छोटी बातों की आवश्यकता होगी। तो देखिए हम लोगों को पढ़ना है रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं यानी कि लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना है लीनियर इनइक्वेशंस। देखिए लीनियर इनइक्वेशंस को पढ़ने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रैखिक यानी कि लीनियर, और यहाँ पे लिखा हुआ इनइक्वेशन। तो इन सबको थोड़ा सा समझ लिया जाए तो इसको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। देखिए पहला शब्द आ रहा है रैखिक और दूसरा आ रहा है असमीकाएं। ठीक है, और इसमें एक तीसरा ये भी हम लोग समझ लेंगे कि ये कथन क्या होते हैं, क्योंकि ये भी इसमें आएगा। तो देखिए रैखिक, रैखिक कैसे हम जानते हैं कि ये रैखिक है। तो देखिए जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे ABCD या XYZ, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रैखिक ना, तो अब देखिए जो वेरिएबल्स होते हैं यानी कि ये जो XYZ होते हैं, अगर इनके पावर में एक घात हो तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, यानी कि रैखिक बोलते हैं। यानी कि घात में एक होना चाहिए तो हम लोग रैखिक बोलेंगे। अगर घात में दो होगा तो क्वाड्रेटिक यानी कि त्रिघात बोलेंगे। तीन घात रहेगा तो क्यूबिक यानी कि त्रिघात बोलेंगे। ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, अब असमीकाएं देख लेते हैं। देखिए असमीकाएं यानी कि असमीका चिन्ह। असमीका चिन्ह क्या होता है, तो देखिए असमीका चिन्ह चार होते हैं। एक ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं से बड़ा, एक ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं से छोटा या से कम, ये होता है से बड़ा या बराबर, ये होता है से छोटा या बराबर। ठीक है, ये होता है असमीका चिन्ह। अब देखिए कथन क्या होता है। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में चर और अचर को मिला करके कोई चीज लिख दे तो वही कथन कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 5x + 3, ऐसे हमने लिख दिया 6x² + 4x + 2। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी कथन है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों को चूंकि रैखिक असमीकाएं पढ़नी है तो रैखिक के लिए चर का घात 1 होना चाहिए। ठीक है, और असमीका हम लोगों को देखने के लिए उसमें असमीका चिन्ह भी होना चाहिए, यानी कि कथन होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसमें जो वेरिएबल उनके घात 1 होना चाहिए और उसमें असमीका चिन्ह भी होना चाहिए। जब इन तीनों के मिलने से किसी का निर्माण होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक असमीकाएं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिख लिया यहाँ पे 6x + 4 > 0। अब यहाँ पे देखिए 6x + 4 ये क्या है, यह एक कथन है और इस कथन में ये असमीका चिन्ह आ गया और उसके साथ साथ इसमें जो आपका चर था उसका घात 1 है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक असमीकाएं बोलेंगे। ठीक है ना, यानी कि जिसमें असमीका चिन्ह आ जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, असमीकाएं कहलाएंगे। ठीक है ना, वैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 7x² + 5 < 0। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका असमीकाएं तो कहलाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे x का घात 2 है इसीलिए क्या कहलाएगा, द्विघात असमीकाएं कहलाएंगे, रैखिक नहीं होगा। रैखिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका घात 2 है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया द्विघात, इसलिए इसका नाम पड़ेगा द्विघात असमीकाएं। और चूंकि यहाँ पे x का घात 1 था इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक असमीकाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि रैखिक असमीकाओं को पढ़ने के लिए और कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी। अच्छा यहाँ पे एक बात और हम आपको बता दें, इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो रैखिक असमीकाएं पढ़ेंगे, लेकिन उनमें भी दो तरह की हम लोग रैखिक असमीकाएं पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे वन वेरिएबल यानी कि एक चर में, और जो दूसरा होगा वो होगा दो चर में। ठीक है, यानी कि एक चर में रैखिक असमीका और दूसरा होगा दो चर में रैखिक असमीका। तो एक चर में रैखिक असमीकाएं कैसे कैसे होती हैं और दो चर में कैसे कैसे होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान में दिया जाए, फिर आगे कुछ पॉइंट्स और है जिनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो रैखिक असमीकाएं होती हैं एक चर में, उनका व्यापक पद क्या होता है, यानी कि व्यापक रूप क्या होता है, ax + b < c, या फिर होता है ax + b < c, या फिर होता है ax + b <c, या फिर होता है ax + b < c।
देखिए इस तरह के जब आपके दिए रहेंगे असंख्याएं तो इसको हम लोग बोलते हैं एक चर में रैखिक असंख्याएं। ठीक है, अब दो चर में रैखिक असंख्याएं कैसे होती हैं, तो जैसे इसमें एक चर है तो केवल एक्स है, अब दो चर की बात करेगा तो एक्स और वाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। यानी कि इस तरह के जब आपको देखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे दो चर में रैखिक असंख्याएं, क्योंकि इसमें देखिए दो चर एक्स और वाई मिल रहा है और इसमें देखिए एक ही चर मिल रहा था, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक चर में रैखिक असंख्याएं। रैखिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स का घात एक है। ठीक है, असंख्याएं क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें असंख्या चिन्ह है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक चर में रैखिक असंख्याएं। और इसको क्या बोलेंगे, दो चर में रैखिक असंख्याएं। क्यों बोलेंगे दो चर में, क्योंकि यहाँ पे दो चर है। रैखिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का घात एक एक है। असंख्याएं क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें असंख्या चिन्ह है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, दो चर में रैखिक असंख्याएं। मान लीजिए थोड़ा एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि इसका दिखेगा कैसा। मान लीजिए कुछ ऐसा दिखेगा, 7x प्लस 2 और लेस देन 5 ऐसे करके दे दिया जाएगा। बोलेगा कि इसको हल कीजिए, तो फिलहाल हल तो अभी आगे हम लोग करेंगे, लेकिन दिखेगा कैसे, जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। इसमें जब मिलेगा तो क्या होगा, देखिए तब दो चर में रैखिक असंख्याएं होती हैं तो इसमें हम लोगों को करना क्या होता है, इसका सॉल्यूशन लिखना होता है। तो जब सॉल्यूशन लिखना होता है तो उसमें आपको एक इनइक्वालिटीज नहीं दिया होता है, उसमें कम से कम 4 दिए होते हैं, किसी किसी में 3 दिए होते हैं, तो ऐसे करके किसी किसी में 5 भी दे दिए रहते हैं। तो उनमें जैसे मिलेगा वैसे हम बताएंगे। तो ये किस तरह का दिखेगा, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। मान लीजिए 2x प्लस 5y लेस देन 4, इस तरह के दिखेंगे। ठीक है, ऐसे आपको जब हल करने के लिए देगा तो 4-5 दे देगा, एक में बोलेगा कि इसका हल निकालिए। तो फिलहाल जब मिलेगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन दिखेगा कुछ इसी तरह का। ठीक है, तो चलिए अब रैखिक असंख्या को समझने के लिए कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उनको देख लिया जाए। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे क्लास 9th और 10th का, तो उसमें हम आपको बताए थे कुछ डिनोट कर रहे थे किसी स्पेशल अक्षर से किसी की नंबर को। जैसे यहाँ पे था एक आर, ठीक है ना, तो आर का मतलब क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याएं। वैसे ही थी डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से 1 2 3 4 ऐसे होते हुए इनफाइनाइट तक जाता है। अब आता है नेचुरल नंबर, एन से डिनोट करते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर होता है और इसी नेचुरल नंबर को हम लोग आई प्लस या फिर जेड प्लस से भी डिनोट करते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे डाट डाट करके इनफाइनाइट तक जाता है। अगला होता है जो होता है इंटीजर, तो उसको आई से या जेड से डिनोट करते हैं। ये कहाँ से होता है, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है और प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है डाटा, -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक चला जाता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे तो हम ले ली हम नेगेटिव इंटीजर, तो उसको आई प्लस या जेड आई माइनस या जेड माइनस से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ तक के सभी माइनस है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो ये -1 -2 -3 ऐसे डाट डाट करके माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा ये सब तो हो गए। अब देखिए जब हम इन सबको लिख रहे हैं तो इन सबको लिखने के लिए देखिए यहाँ से W से R को छोड़ करके जितने भी हम लिखे हैं उन सभी में कौन सा ब्रैकेट का प्रयोग किए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने छोटे ब्रैकेट का प्रयोग किया है। तो देखिए कुल मिला जुला के हम लोग रैखिक असंख्याओं में 3 ब्रैकेट का यूज करेंगे और इन तीनों ब्रैकेट का मतलब समझ लिया जाए। एक ये ब्रैकेट का यूज करेंगे, एक इस वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे और एक इस वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे। तीनों ब्रैकेट का अपना अपना महत्व है, तो इसको समझा जाए कि कब कौन सा प्रयोग करेंगे। तो देखिए इस पहले कर्ली वाले ब्रैकेट को समझ लिया जाए। देखिए कर्ली वाले ब्रैकेट का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पे जो सॉल्यूशन है वह यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया x² प्लस 5x प्लस 2 4 लिख लेते हैं और इक्वल टू 0। अब इसको जब आप लोग हल करेंगे तो x के 2 मान निकलेंगे, एक होगा -1 और एक होगा -4। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है देखिए, इस वाले इक्वेशंस के दो सॉल्यूशन निकले, एक निकला -4 और -1, ठीक है ना। तो -4 और -1 जब इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे, जब इसको लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे, तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे -1 और -4 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमको सॉल्यूशंस लिखने होते हैं और जो निश्चित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निश्चित तो है ना, क्योंकि दो ही सॉल्यूशन है, तो इसीलिए इसको लिखने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग समझ गए कहाँ पे करेंगे, जहां पे सॉल्यूशन निश्चित होंगे और क्या होंगे, उनको काउंट किया जा सकता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। अच्छा, अब आते हैं ये छोटा वाला ब्रैकेट और इस बड़े वाले ब्रैकेट पे। देखिए, ये जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है ना, इस छोटे वाले ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी संख्याएं लिखी, जो भी नंबर्स लिखे होते हैं, उनको छोड़ करके उनके बीच में जितनी भी नंबर्स आते हैं उन सभी को लिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2, 4। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस 2 और 4 को छोड़ करके इनके बीच में जितनी भी नंबर्स आते हैं उन सभी नंबर्स क्या हुआ, किसी ना किसी चीज की सॉल्यूशन है। जैसे जब हम इसके सॉल्यूशन लिख रहे थे तो यहाँ पे लिख रहे थे ना, वैसे भी किसी इक्वेशन को हल किया गया होगा तो ये आया होगा। तो इसका मतलब क्या हम लोग समझेंगे कि ये 2 और 4 को छोड़ करके इनके बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सभी की सभी उस इक्वेशन से क्या है, सॉल्यूशन है। तो देखिए, जब ये छोटा ब्रैकेट या फिर ये बड़ा ब्रैकेट आता है तो उनमें जो सॉल्यूशंस होते हैं वो अनंत होते हैं, और जब ये वाला आता है तो इनमें भी सॉल्यूशन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अनंत में भी हो सकते हैं, कुछ काउंट में भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चित होते हैं। जबकि इसमें जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें निश्चित नहीं होता, वो अनंत ही होता है। तो यानी कि ये छोटा ब्रैकेट कहाँ प्रयोग करेंगे, जब सॉल्यूशंस लिखने होंगे, और उसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि इस 2 और 4 यानी कि जो दिखेगा उसको छोड़ करके इनके बीच जितनी भी नंबर्स आएंगे उन सभी को इंक्लूड किया जाएगा और इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बड़े वाले ब्रैकेट कहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो बड़ा वाला ब्रैकेट हम वहां पे प्रयोग करेंगे जहां पे जो नंबर्स दिखेंगे उसको तो उनको भी इंक्लूड करना है और उनके बीच में जितनी भी नंबर्स आते हैं उनको भी इंक्लूड करना है। तो देखिए, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि जो नंबर जब छोटा ब्रैकेट रहेगा तो उनमें जो नंबर दिखेगा उनको छोड़ करके उनके अंदर जितनी भी हैं यानी कि उसके बीच में जितनी भी हैं उन सबको इंक्लूड करना है। और बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा कि जो दिख रहे हैं उनको भी लेना है, इंक्लूड करना है, और जो इनके बीच में पड़ते हैं उनको भी इंक्लूड करना है। तो समझ में आ गया ना कि छोटा ब्रैकेट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, मझला ब्रैकेट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और बड़े वाले ब्रैकेट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो देखिए, छोटे वाले ब्रैकेट और बड़े वाले ब्रैकेट का प्रयोग वहां करेंगे जहां पे हमको सॉल्यूशन लिखने होंगे और अनंत में लिखने होंगे। तो छोटे वाले ब्रैकेट का प्रयोग वहां करेंगे जब हम लोगों को उस संख्या को इंक्लूड नहीं करना होगा बल्कि उसके अंदर के संख्याओं को इंक्लूड करना होगा। बड़े वाले ब्रैकेट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जहां पे हमको उस संख्या को भी इंक्लूड करना है और उसके अंदर पढ़ने वाले सभी संख्याओं को भी इंक्लूड करना है। मझले वाले ब्रैकेट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जहां पे हमको सॉल्यूशंस लिखने हैं लेकिन यूनिक लिखने हैं, कुछ नंबर्स में जो निश्चित होता है उनको लिखना होगा तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक बात और हम लोग देख लेते हैं कि कब इन ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे और कब इनका प्रयोग करेंगे। अगर जब इसमें कंडीशन दे देगा कि x बिलोंग कर रहा है r से, तो जब x बिलोंग करेगा r से तब श्योर हो जाइएगा कि आपका यही वाला ब्रैकेट आएगा ही आएगा, निश्चित है यही आएगा। लेकिन अगर आपका x जो है r से बिलोंग न करके इनमें से किसी एक से बिलोंग करे तब वहां पे आपका कर्ली ब्रैकेट आएगा, ठीक है ना। यानी कि जब x r से बिलोंग करेगा तो या तो छोटा ब्रैकेट आएगा या तो बड़ा ब्रैकेट आएगा। वो तो अभी हम लोग समझ लेंगे कि कब बड़ा लिखेंगे और कब छोटा लिखेंगे। लेकिन r से बिलोंग न करे x तब क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट आएगा, हमेशा कर्ली ब्रैकेट आएगा r को छोड़ करके, ठीक है ना। तो ये रहा कुछ पॉइंट्स, ठीक है ना। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका प्रयोग होगा, ठीक है। इस बात को बहुत ही बारीकी से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब कुछ और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको देख लिया जाए। अब जैसे अगला पॉइंट्स में आता है आपका इंटरवल। अब देखिए, इंटरवल समझा जाए। देखिए, इंटरवल टोटल इसमें हम लोगों को 4 देखने हैं। पहला होता है ओपन इंटरवल। देखिए, ओपन लिखने का हमारा टाइटल देखिएगा उसी के हिसाब से निर्धारित होगा। देखिए, जब हम ओपन लिख रहे हैं तो पहले ऐसे लिख रहे हैं और फिर ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन। ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, खुला अंतराल।
अब देखिए खुला अंतराल क्या है। जब हम ओपन लिख रहे थे तो पहले ऐसे लिखे हैं, पहले ऐसे लिखे हैं, फिर ऐसे लिखे हैं, ठीक है ना। तो फिर फिलहाल जब इस ओपन इंटरवल का लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यानी ओपन इंटरवल कैसा होता है, ऐसा होता है, या फिर ऐसा होता है। ये देखिए ऐसा है ना, तो इसको हम लोग खुला अंतराल बोलेंगे और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये ओपन है, एक क्लोज भी होगा, ये खुला है तो एक बंद भी होगा, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो देखिए ये क्लोज इंटरवल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बंद अंतराल। अब देखिए जब ओपन में ये था तो बंद में क्या होगा, बड़ा वाला आ जाएगा, यानी कि ऐसा आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बंद अंतराल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग खुला अंतराल बोलते हैं। अब इन्हीं दोनों के मिलने से दो और निर्माण होता है, एक होता है आपका ओपन क्लोज इंटरवल, यानी कि क्या हो जाएगा, खुला बंद अंतराल। वो कैसा होता है, तो देखिए पहले हमने लिखा है खुला, तो खुला के लिए ये वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या है क्लोज यानी कि बंद, तो बंद के लिए ये वाला, तो ये हो जाएगा ऐसा। और एक आता है आपका क्लोज ओपन, क्लोज ओपन इंटरवल। तो पहले हमने किसकी बात की, क्लोज की, तो जब क्लोज की बात की तो क्लोज वाला आएगा, क्लोज वाला बड़ा वाला रहता है, ओपन वाला छोटा वाला रहता है, ठीक है ना। तो देखिए ये हम लोगों का ब्रैकेट है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरवल। तो अभी तो फिलहाल हम लोग केवल इसी तरह से जाने हैं कि कौन क्लोज है और कौन ओपन है, लेकिन जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोगों को ये ब्रैकेट लगाने हैं ना, तो देखा जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो ये ब्रैकेट लगेंगे, तो इन सबको देखा जाए और इनको नंबर सिस्टम में यानी कि नंबर लाइन में कैसे डिनोट करते हैं ये देखा जाए। तो देखिए जो ओपन इंटरवल होता है, तो ओपन इंटरवल कब जानेंगे कि लगाने हैं, तो अगर आपका यक्स क्या हो कि ए से बड़ा हो लेकिन बी से छोटा हो, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि ए लेस देन बी है, अगर ऐसा होगा कि जो x है वो a से बड़ा हो लेकिन b से छोटा हो। ये देखिए जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे ना, जब हम क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे एग्जांपल्स लेकर के समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए बस कि अगर x a से बड़ा हो लेकिन b से छोटा हो, तो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगर कंडीशन ऐसा आ जाएगा तब वहां पे कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, हल लिखने के लिए ये वाले ब्रैकेट को लगाएंगे, ठीक है। और इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, तो नंबर लाइन पे ऐसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लेंगे, 1 2, ये देखिए जो छोटा वाला पॉइंट होता है उसको पहले लिखते हैं, जो बड़ा वाला पॉइंट होता है उसको बाद में लिखते हैं, यानी कि इसको किस क्रम में, आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है ना, जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए अभी हमने बताया ना कि जब ये छोटा ब्रैकेट लगा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी नंबर्स लिखे हैं इनको इंक्लूड नहीं करना है, इनके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उनको इंक्लूड करना है। तो देखिए यही चीज हमने यहाँ पे लिखा, इसको हम लोग संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जब ए और बी है तो इनको तो इंक्लूड करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे कौन सा है, छोटा वाला ब्रैकेट है। अच्छा छोटा वाला ब्रैकेट है तो उनको छोड़ करके उनके बीच में जितने भी आते हैं उन सभी को इंक्लूड करना है। तो देखिए ए और बी को छोड़ करके इनके बीच में जितने भी आएंगे इनको क्या कर लेना है, इंक्लूड कर लेना है। तो ये आपका बन जाएगा सॉल्यूशन। यानी जब नंबर लाइन पे दिखाना रहेगा तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, और जब उनका ब्रैकेट के रूप में दिखाना रहेगा तो ऐसे दिखाएंगे। कंडीशन कैसा आएगा, तो कंडीशन ऐसा आएगा, तब जाकर के हम लोग नंबर लाइन पे उनको ऐसे और उसका हल लिखना होगा तो ब्रैकेट के हिसाब से ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब आइए क्लोज वाले में, क्लोज वाले में क्या होगा, x कैसा दिखेगा, कंडीशन कैसा बनेगा, तो अब आप जानेंगे। तो देखिए उसमें होना क्या चाहिए, a से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा या b के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जब देखिए यहाँ पे इक्वल टू भी आ जाएगा तो वहां पे क्लोज वाला प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो देखिए तो कंडीशन कुछ ऐसा आएगा तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से लिखेंगे। इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, तो नंबर लाइन पे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, जब बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा तो अभी हमने बताया था कि जब बड़ा ब्रैकेट आएगा तो यहाँ पे जो भी नंबर्स लिखेंगे उनको भी इंक्लूड करना है और उनके बीच में जितनी भी नंबर्स आते हैं उन सभी को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो इनको तो इंक्लूड करना है तो इनको भी गाढ़ा कर देंगे। देखिए जिनको इंक्लूड करना होता है ना उनको थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, अब इनके बीच में भी जो आते हैं उनको भी इंक्लूड करना है तो इनको भी हम गाढ़ा कर दिए, तो इसका बन गया। यानी कि जब नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे,
कंडीशन कैसा रहेगा तो ऐसा रहेगा, अगर इसका हल लिखना होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ओपन और क्लोज इंटरवल। ओपन है ना, तो ओपन के लिए देखिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट लगाएं। जब छोटा ब्रैकेट होता है तो वहां पे इक्वल टू नहीं आता है, और जब बड़ा ब्रैकेट होता है तो वहां पे इक्वल टू आता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू बी, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे करके हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, जब इक्वल टू नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, और यहाँ पे इक्वल टू है तो बड़ा ब्रैकेट। यानी कि जब कंडीशन ऐसा आएगा तो उसका हल इस तरह से लिखेंगे, और इसका संख्या रेखा पे कैसा होगा निरूपण। यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। अब इन 2 पॉइंट को देखिए, पहले वाले में जब इक्वल टू नहीं है तो इनको इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे देखिए इक्वल टू है तो इसको इंक्लूड करना है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो इसको इंक्लूड करना है तो इसको गाढ़ा कर दें, इसको इंक्लूड नहीं करना है तो ऐसे ही होल रहने दें। और इनके बीच में भी जो भी नंबर्स आते हैं उनको इंक्लूड करना है तो इनको भी हम गाढ़ा कर देते हैं। तो ऐसा बन गया। अब आते हैं चौथे वाले पे। चौथा वाला क्या करें, क्लोज ओपन। जब क्लोज की बात किया तो वहां पे स्पष्ट है कि आपका इक्वल टू आएगा, और जहां पे ओपन की बात किया है वहां पे इक्वल टू नहीं आएगा। तो ये कुछ इस तरह का कंडीशन बनेगा, तो उसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। और इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसा होगा। यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स लिखेंगे, ए और बी। तो देखिए इसको इंक्लूड करना है तो इसको गाढ़ा कर लेते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करना तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे। अब इनके बीच में भी जो नंबर्स हैं उनको भी इंक्लूड करना है तो ऐसे होगा। ठीक है, तो देखिए जब आपका ऐसा कंडीशन मिलेगा तो उसका हल ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, ये अगर संख्या रेखा पे दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे। अगर बंद अंतराल रहेगा तो कुछ इस तरह का कंडीशन आएगा, उसका हल ऐसे लिखेंगे, और उसका संख्या रेखा पे प्रदर्शन कैसे होगा तो ऐसे होगा। ऐसे ही अगर खुला और बंद अंतराल रहेगा तो उसका कंडीशन ऐसा आएगा, और उसका हल ऐसे लिखेंगे, और उसको संख्या रेखा पे ऐसे डिनोट करेंगे। अगर ऐसे ही क्लोज ओपन आएगा तो उसका कंडीशन ऐसा मिलेगा, और उसी तरह से अगर उसका हल लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, और उसको अगर संख्या रेखा पे दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे। ठीक है ना, तो ये रहा इंटरवल। अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं उसको देखा जाए, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। अभी देखिए ये हम आपका जो बेस है ना उसको अभी हम मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग असमीकाएं पढ़ेंगे ना इन सब का उसमें यूज होगा। तो अगर डायरेक्ट बताने लगते तो ये सब आप नहीं जानते तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इसीलिए ये सब बता रहे हैं एक एक पॉइंट्स। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अगला पॉइंट कुछ है उसको देखा जाए। अब देखिए अगले पॉइंट में क्या है, कुछ चिन्ह है। जैसे आपका कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, अब इन दोनों का मतलब समझ लिया जाए। देखिए इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है ना, बिलोंग्स टू, और इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यक्स ऐसे, यक्स बिलोंग्स टू ऐसे दे देगा 2, 3, यानी कि जो एक्स है ना वो 2 और 3 के बीच में जितनी भी नंबर्स आते हैं उन सभी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि उन सभी में किसी न किसी से बिलोंग कर रहा है यक्स। इसका मतलब ये समझेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा एक बात और हम आपको बता दें, ये बिलोंग्स टू कहाँ पे आएगा, ये बिलोंग्स टू वहीं आएगा जहां पे या तो छोटा ब्रैकेट हो या फिर बड़ा ब्रैकेट हो। ध्यान से समझिए, बिलोंग कहाँ आएगा, जहां पर जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो या तो वो छोटा ब्रैकेट होना चाहिए या तो बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए। और छोटा ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट कहाँ आता है, जहां पे बिलोंग किससे करता है, आर से करता है। ठीक है ना, तो अर्थात अगर हम लोगों को लिखना होगा तो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू 3, 4 ऐसे लिखेंगे। आए बात समझिए, बिलोंग्स वहीं आएगा जहां पे आपका या तो छोटा ब्रैकेट है या तो बड़ा ब्रैकेट है। इनके अलावा कहीं पर यूज इसका नहीं होता बिलोंग्स को। ऐसा नहीं है कि x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 2, 3, नहीं, गलत है, कभी नहीं। यानी कि बिलोंग्स टू कहां पे आएगा, देखिए या तो छोटा ब्रैकेट हो या तो बड़ा ब्रैकेट हो। अगर छोटा ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट होगा तो यहाँ पे या तो कंडीशन लिखना होगा या तो इसका हल लिखना होगा। तो इसको जब लिखेंगे तो उसमें कौन सी चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। और जब आपका कर्ली ब्रैकेट आएगा तब इसका हल लिखना होगा तो कौन सी चिन्ह का यूज करेंगे, इक्वल टू का यूज करेंगे। आया बात समझ में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो बिलोंग्स टू का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जब हम लोगों को सॉल्यूशंस लिखने होंगे। किसमें के लिखने होंगे, जब या तो छोटा ब्रैकेट या फिर बड़ा ब्रैकेट से बिलोंग करेगा
तब हम लोग कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बिलोंग्स टू का, उसका सॉल्यूशन लिखने के लिए। और कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग जब करेंगे तो वहां पे कौन सा चिन्ह लिखेंगे, तो इक्वल टू का चिन्ह लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम लोगों को सॉल्यूशन लिखने 3 और 4, ठीक है ना। अच्छा, तो जब जैसे मान लीजिए x बिलोंग कर रहा है r से और एक में बिलोंग कर रहा है x बिलोंग कर रहा है n से, और इसका सॉल्यूशन लिखना है और इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो देखिए जब x बिलोंग करता है r से और इसका जब हमको सॉल्यूशंस लिखने होंगे तो इस रूप में लिखेंगे, और जब x बिलोंग करेगा n से और इसका जब सॉल्यूशन लिखना होगा तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये वाला चिन्ह न लगा करके कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। आए बात समझ में? इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब हम आपको इस नंबर में बता रहे थे तो बताए थे कि अगर x बिलोंग करता है r से तो वहां पे छोटा ब्रैकेट आएगा या तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, और जब या तो छोटा या तो बड़ा ब्रैकेट आएगा तो उसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हमेशा बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे चिन्ह का, और जब x किसी और से बिलोंग करेगा तो उसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, और जहां पे कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे वहां पे इक्वल टू चिन्ह आएगा, वहां पे कोई बिलोंग्स टू वाला चिन्ह नहीं आएगा। आया बात समझ में? तो इस बात को भी आप ध्यान से समझे रहिए, ठीक है। अब आगे हम लोग और भी कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, उसको देख लीजिए जाए। तो अगला पॉइंट्स क्या है आपका, देखिए यहाँ पे आप अभी देखिए 4 तरह के चिन्ह थे, एक था ग्रेटर देन और एक था ऐसे ही लेस देन। अब इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए क्या है। देखिए अभी हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे ये तो से बड़ा है या से अधिक है, इसको क्या बोलेंगे, से छोटा है या से कम है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, से बड़ा है, कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, किससे बड़ा है, 2 से बड़ा हुआ, ठीक है ना। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, यानी कि 3 2 से बड़ा है। वैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे क्या है, 6 7 से छोटा है, 6 7 से छोटा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ इसको पढ़ते हैं। तो फिलहाल इसका थोड़ा सा मतलब समझ लिया, मीनिंग समझ लिया जाए। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें, तब इसको हम लेके चलेंगे। ये देखिए ऐसे करके होता है संख्या रेखा, बीच बीच में इसके होता है 1। जो इधर वाले एरिया होते हैं इनको हम लोग धनात्मक वाला एरिया बोलते हैं, इधर वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग ऋणात्मक वाला एरिया बोलते हैं। जब इसे इधर लिखना होता है तो कैसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 0 होता है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाट डाट करके ये प्लस इनफाइनाइट पे जाते हैं। इधर भी होते हैं लेकिन ये किस में होते हैं, ये सभी के सभी माइनस में होते हैं। ये -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि 0 के दाहिने तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी के सभी धनात्मक होती हैं, और 0 के बाएं तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी के सभी ऋणात्मक होती हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल ये तो हम लोग देख लिए। जब ये आपका संख्या रेखा पर निर्धारित है तब ना हम लोग जान पा रहे हैं। अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स रूप में अगर इसको देखना हो कि कैसे हम लोग समझेंगे ये धनात्मक है और कैसे हम लोग समझेंगे ऋणात्मक है, तो इसको लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखेंगे। देखिए जब आपका ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक देखिए कहाँ से हो रहा है, 0 से छोटे वाले के लिए, 0 से इधर पहले देखिए बाएं तरफ जो पढ़ते हैं वो छोटा होता है और जो दाएं तरफ पढ़ते हैं वो क्या है, वो बड़ा है, ठीक है ना। जैसे आप देखे भी होंगे जब छोटे पढ़ते होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि बताइए -1 और +1 में कौन बड़ा है चाहे कौन छोटा है, तो आप बताएंगे कि जो माइनस वाले होते हैं वो छोटे होते हैं और जो धनात्मक यानी कि जो प्लस वाले होते हैं वो बड़े होते हैं, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है ना। यानी कि देखिए ये सभी के सभी धनात्मक है, सभी के सभी धनात्मक है, क्या है, सभी के सभी बड़े हैं, और ये ऋणात्मक है तो इसलिए ये क्या है, ये सभी के सभी छोटे हैं। तो अगर मैथमेटिक्स रूप में पता करना है कि कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है, तो इसके लिए क्या होगा, तो देखिए क्योंकि 0 से छोटे वाले क्या है, सभी के सभी ऋणात्मक है, तो देखिए छोटे वाले के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऐसे, किससे छोटे, 0 से, और यहाँ पे कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो देखिए नंबर्स बहुत हैं, हम गिन नहीं पाएंगे, तो जब नहीं गिन पाते तो क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। यानी कि जब x लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि x क्या है, ऋणात्मक है। भैया जब x ऋणात्मक है तभी तो 0 से छोटा हो रहा है, 0 से छोटा देखिए सभी के सभी ऋणात्मक वाले ही हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये सभी के सभी धनात्मक है, धनात्मक के लिए ग्रेटर देन का प्रयोग करेंगे, और ये सभी के सभी धनात्मक है तो किससे बड़े हैं, 0 से ही ना बड़े हैं, तो 0 से बड़े हो जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे नंबर तो निर्धारित है नहीं इसलिए हम लोग
वेरिएबल x का प्रयोग कर देंगे। तो ये जब कंडीशन आ जाएगा तो हम बोलेंगे क्या कि यह धनात्मक है, यानी कि धनात्मक के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए, ऋणात्मक के लिए 0 से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे धनात्मक लिख दे रहे हैं, ठीक ना। तो जब ये वाला कंडीशन आएगा तो हम बोलेंगे कि सर क्या है, ऋणात्मक है। ये वाला कंडीशन मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये धनात्मक है। आया बात समझ में। तो देखिए ये अभी तक हम लोगों ने जितने भी पॉइंट्स देखे वो सभी के सभी क्या थे, रैखिक असमिका को मजबूत करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज तो हम लोग समझ लिए। अब इसी को थोड़ा सा और हम लोग समझें, यहीं पे बता देते हैं कि अगर x मान लीजिए लेस देन 2 है और यहाँ पे मान लीजिए लिख दें x ग्रेटर देन 2 है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, क्योंकि जब हम लोग इबारती टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें ये सब चीज आएंगे, तो हम लोगों को समझना जरूरी है अभी। अच्छा देखिए, जब लेस देन 0 है तो इसका मतलब ऋणात्मक है, ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब धनात्मक है, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझा जाए। यहाँ पे क्या है, x लेस देन 2, यानी कि यहाँ पे x के जितनी भी मान आएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, 2 से छोटे होंगे। और यहाँ पे क्या होंगे, x ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी x के मान आएंगे वो क्या होंगे, 2 से बड़े होंगे, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे x के मान 2 से छोटे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 से बड़े x के मान आ ही नहीं सकते। जितनी भी मान आएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, छोटे ही होंगे। किससे से छोटे होंगे, 2 से। यानी कि यही 2 ऐसा है जो सबसे बड़ा है। लेकिन अगर इसका मान लिखेंगे तो सभी के सभी जो भी मान लिखेंगे वो सभी के सभी क्या लिखेंगे, 2 से छोटे ही लिखेंगे। अर्थात अगर लेस देन वाला चिन्ह आता है तो वहां पे जो संख्या लिखा होता है वही क्या होता है, अधिकतम मान होता है, ठीक है ना। तो यानी कि जब लेस देन वाला चिन्ह आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि यही जो मान है यही x का अधिकतम मान है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। बाकी जितने भी होंगे सभी के सभी क्या होंगे, इस 2 से छोटे ही होंगे। अर्थात जब अधिकतम की बात करेगा, अधिकतम, तब कौन सा चिन्ह लगेगा, तो लगेगा लेस देन वाला, है ना। क्योंकि यही क्या है, x का अधिकतम मान है, बाकी के जो भी मान है वो क्या है, 2 से सभी के सभी छोटे होंगे, तो न्यूनतम हो जाएंगे ना। तो इसीलिए अगर बोलेगा कि अधिकतम तो कौन सा चीज लगाएंगे, लेस देन वाला। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझा जाए ग्रेटर देन के लिए। यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब क्या होंगे कि x के जितनी भी मान आएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, 2 से बड़े होंगे। यानी कि 2 से बड़े होंगे, 2 से छोटे तो हो नहीं सकते। इसका मतलब कि जो x के मान होंगे वो 2 से बड़े हो रहे हैं, तो यानी कि ये जो 2 है ना यही x के सबसे छोटे मान में आता है, यानी कि यही क्या होगा, न्यूनतम होगा। यानी कि जब यही न्यूनतम होगा, न्यूनतम, ठीक है ना। तो देखिए जब न्यूनतम क्वेश्चंस में बोल देगा तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ग्रेटर देन, क्योंकि ग्रेटर देन की स्थिति में ही हमको न्यूनतम मान मिल रहे हैं। बाकी के सभी मान जो भी निकलेंगे क्या निकलेंगे, 2 से बड़े ही निकलेंगे। यानी कि जब न्यूनतम की बात करेगा तो ग्रेटर देन वाला चिन्ह लगाएंगे, और जब अधिकतम की बात करेगा तो लेस देन वाला चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा आप अपने दिमाग में, अधिकतम है तो अधिक वाला चिन्ह लगना चाहिए, मतलब ग्रेटर वाला लगना चाहिए, और न्यूनतम है तो लेस देन वाला लगना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। तो समझ गए ना कि क्यों हम ऐसा लगा रहे हैं और क्यों ऐसा लगा रहे हैं। इसको बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, तभी जाकर के आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको मिटा रहे हैं और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी तक तो हम केवल बता रहे थे कि रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी। अब हम थोड़ा एक समीकरण लिखते हैं और उसको हल करते हैं। तो अभी जो हम समीकरण ले रहे हैं वो एक चर में ले रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 5x + 7 और ग्रेटर देन 11 लिख दिए, ठीक है। और हम बोल दें कि x बिलोंग कर रहा है R से, x बिलोंग कर रहा है N से, x बिलोंग कर रहा है I से। तब इसके मान क्या क्या होंगे, यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन हमने लगा दिया, ठीक है। अब हमको बताने हैं इन तीनों कंडीशनों में x के मान क्या क्या हैं। अब देखिए अभी और सब जो अभी नियम बताए उन सबको इंक्लूड करते हुए हम ये लिखे हैं। अब जो जो हम बताएं उसको आप ध्यान में रखे रहिएगा, तभी जाके समझ में आएगा। देखिए जब हम लोग और समीकरण को हल करते हैं
तो जैसे जो भी हम लोग स्टेप करते हैं उसको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा हम लोगों को x के मान निकालने हैं, और जब आप अभी तक जो भी पढ़े होंगे x के मान निकालने के लिए जो भी समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता था, जिसका मान निकालना होता था उसको लेफ्ट हैंड में रखते थे, लेफ्ट साइड में रखते थे, और जिनका मान नहीं निकालना उसको सभी के सभी किस में भेज देते थे, किस तरफ भेज देते थे, तो राइट साइड में भेज देते थे। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, हमको x निकालना है तो बस x को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सभी राइट में। तो यहाँ पे 5x, अब 7 तो यहाँ से हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7। अब ये 5x, अब ये घटेगा तो 4 बच जाएगा, अब यहाँ से 5 हटेगा तो 4 के बटे आ जाएगा, तो हो जाएगा 4/5। अच्छा एक बात और हम आपको बता दें कि रैखिक असमीका को हल करने के लिए इसके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम को हम यहाँ पे बता दें, नहीं तो बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। अब पहला नियम क्या है कि अगर रैखिक असमीका में किसी धनात्मक या किसी ऋणात्मक संख्या को आप जोड़ें चाहे आप घटाएं, असमीका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से फिर समझिए, अगर रैखिक असमीका में किसी धनात्मक संख्या को, किसी निश्चित धनात्मक संख्या को जोड़ें या घटाएं तो असमीका का चिन्ह नहीं बदलता है। तो ये पहला नियम है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 4 बड़ा है 5 से, तो स्वाभाविक सी बात है, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो देखिए 4 3 से बड़ा, स्वाभाविक सी बात है। अब हम क्या कर दें, दोनों तरफ निश्चित संख्या को जोड़ें या दोनों में तरफ से दोनों निश्चित संख्या घटा दें। तो निश्चित संख्या हम ले लेते हैं 2, ठीक है। अब 2 क्या कर दे, दोनों तरफ जोड़ दें, और 2 क्या कर दे, दोनों तरफ घटा दें। तो देखिए क्या असमीका में परिवर्तन होता है। तो 4 और 3, 2 घटाएंगे और 2 जोड़ेंगे, तो जब 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, और जब 2 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए अभी भी 6 5 से बड़ा है, तो देखिए पहले ये वाला चिन्ह था और यही वाला चिन्ह हमको मिल भी गया जोड़ने पर निश्चित संख्या। अब थोड़ा घटाने पे देख लिया जाए, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। अभी भी क्या है, देखिए 2 बड़ा ही है 1 से, अर्थात चिन्ह जैसा था वैसा ही रहा। यानी कि जब निश्चित संख्या को हम लोग जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं तो असंख्या के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर असमीका में किसी धनात्मक संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो असमीका का चिन्ह नहीं बदलेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर निश्चित संख्या से, ठीक है ना, अगर निश्चित संख्या से गुणा करें या फिर भाग करें, वो भी कौन सी संख्या होनी चाहिए, कैसी संख्या होनी चाहिए, तो धनात्मक संख्या होनी चाहिए, तो असंख्या का चिन्ह नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 8 और यहाँ पे लिख दिया 4। अब देखिए 8 4 से बड़ा है, अब इनमें क्या करते हैं, वो निश्चित संख्या 2 ले लेते हैं। अब 2 देखिए धनात्मक है, तो अगर 2 का दोनों तरफ गुणा करेंगे, अच्छा 2 का दोनों तरफ भाग करेंगे, तो देखिए क्या हम लोगों को मिल रहा है। तो अब हमने 2 से इसमें गुणा किया तो ये हो जाएगा 16, और इसमें 2 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए 16 8 से बड़ा है तो इधर ऐसे हो जाएगा, और ये देखिए पहले बड़ा था चिन्ह और बड़ा वाला ही मिल गया। अब जरा भाग दे करके देखा जाए और देखा जाए कौन सा चिन्ह मिल रहा है, तो इसमें 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 मिलेगा, अब 2 में 4 से भाग देंगे तो 2 मिलेगा। अभी भी क्या है, 4 2 से बड़ा है। यानी कि देखिए निश्चित संख्या से जब हम गुणा कर रहे हैं तब भी, चाहे उससे भाग दे रहे हैं तब भी देखिए असंख्या का चिन्ह नहीं बदल रहा है। तो दूसरा नियम आपका यही है कि अगर धनात्मक संख्या से दोनों तरफ गुणा करेंगे चाहे भाग देंगे तो असंख्या का चिन्ह नहीं बदलेगा। अब तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर आप किसी निश्चित ऋणात्मक संख्या से अगर आप गुणा करेंगे चाहे भाग देंगे तो असंख्या का चिन्ह बदल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप निश्चित ऋणात्मक संख्या से गुणा करें चाहे भाग दें तो क्या हो जाएगा, असंख्या का चिन्ह बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, ये थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, और ये क्या होगा, नहीं बदलेगा, और ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आया बात समझ में। अब देखिए कैसे, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 8 और यहाँ पे लिख दिया 4। अब वो निश्चित संख्या हम ले लेते हैं माइनस का 2, चूंकि हमको ऋणात्मक लेना है। अब -2 से, अब देखिए यहाँ पे 8 4 से बड़ा है तो ऐसा होगा। अब हम इसमें -2 से गुणा कर रहे हैं, तो -2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -16। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8। अब देखिए यहाँ पे मिल गया -16 और यहाँ पे -8। अब माइनस में जो संख्या है सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटा हो जाती है। तो देखिए 16 में क्या है, बड़ी दिख रही है ना, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस की वजह से छोटा हो जाएगा। ऐसे भाग दे दिया जाए, भाग देंगे तो क्या होगा यहाँ पे
माइनस का 4 और यहाँ पे क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए कौन बड़ा है, तो ये माइनस का 2 बड़ा है तो उधर मुख हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, पहले ग्रेटर देन था, लेकिन जब हमने ऋणात्मक संख्या से गुणा किया चाहे ऋणात्मक संख्या से भाग दिया तो ये चिन्ह बदल गए, है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर ऋणात्मक संख्या से आप गुणा करेंगे चाहे भाग देंगे तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। लेकिन अगर वही आप धनात्मक संख्या से चाहे ऋणात्मक संख्या से दोनों तरफ जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर धनात्मक संख्या से दोनों तरफ गुणा करेंगे या फिर भाग देंगे तभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन केवल एक ही केस में होता है, वो कौन सा केस है कि अगर आप ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं चाहे भाग देते हैं तो असंख्या का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये बातें हम लोगों को याद रखना। तो देखिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, इस 7 को दोनों तरफ से घटा रहे थे। तो जब 7 को दोनों तरफ से घटा रहे थे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए कुछ जैसे समीकरण में हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, इसमें डायरेक्ट नहीं करते, जो भी क्रियाएं करते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट करते रहेंगे। तो फिलहाल जैसे और समीकरण को हल करते थे हमने वैसे ही यहाँ पे हल कर दिया है। तो देखिए प्लस 7 है बराबर गुजर जाएगा -7 हो जाएगा, घटेगा, सॉरी बराबर तो है ही नहीं यहाँ पे और असंख्या चिन्ह है तो ये दाएं तरफ गया तो माइनस के साथ हो जाएगा, घटेगा 4 बचेगा। अब चूंकि ये 5 था तो 5 के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से भाग देना पड़ेगा। जब दोनों तरफ 5 से भाग देंगे तब चूंकि 5 क्या था, धनात्मक संख्या था ना, इसीलिए देखिए असंख्या का चिन्ह नहीं बदला। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी काम करते हैं वहाँ पे लिख करके करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए कभी असंख्या चिन्ह बदल जा रहा है कभी नहीं बदल रहा है, तो इसीलिए इस बात का ध्यान हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये बात हमने कर दिया। अब ये जब x बिलोंग कर रहा है r से, तो जब x बिलोंग कर रहा है r से तो जब इसका सॉल्यूशन लिखना होगा तो किसमें लिखेंगे, हम बताए थे कि यहाँ पे एक स्पेशल चिन्ह का प्रयोग करेंगे जो ऐसे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, और उसका आंसर या तो छोटा ब्रैकेट में देंगे या तो बड़ा ब्रैकेट में देंगे। तो देखिए पहला जब x बिलोंग करेगा r से तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 4/5 से क्या है ये x के मान 4/5 से बड़े होने चाहिए। अब 4/5 से बड़े, अब बड़े वाला कहीं मान लीजिए ऐसे नंबर सिस्टम में ये 4/5 यहाँ आ गया। अब बड़े का मतलब दाहिने तरफ, और दाहिने तरफ कहाँ तक होता है, प्लस इनफाइनाइट तक होता है। तो जब इसको सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/5 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे छोटा ब्रैकेट आएगा कि बड़ा ब्रैकेट आएगा, तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, अगर इक्वल टू होता तो बड़ा ब्रैकेट होता। अच्छा एक पॉइंट और हम आपको बता देते हैं कि जहां पर भी आपको इनफाइनाइट दिखेगा वहां इनफाइनाइट पे हमेशा छोटा ब्रैकेट ही आएगा, हमेशा छोटा ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट कहाँ पे आता है, जब उसको इंक्लूड करना होता है। चूंकि इनफाइनाइट का निश्चित है ही नहीं तो आप उसको इंक्लूड कैसे करेंगे, इसीलिए इनफाइनाइट पे हमेशा छोटा ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात ये समझ लेना चाहिए। अब देखिए दूसरा में क्या है, x बिलोंग कर रहा है n से। हम इसको देखा जाए, जब x बिलोंग कर रहा है n से तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए जब x बिलोंग कर रहा है n से, n का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसे डायरेक्ट करके इनफाइनाइट तक। यहाँ पे देखिए जब आप 5 से 4 में भाग देंगे तो क्या मिलेगा, ये लगभग कुछ ऐसे ही मिलेगा 0.8। अब 0.8 से बड़ा, तो 0.8 से बड़ा जितनी भी नेचुरल नंबर होते हैं उन सबको इसमें लिखना है। तो चूंकि देखिए r से बिलोंग कर नहीं रहा था, यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह आएगा, जहां इक्वल टू का चिन्ह आएगा वहां पे करली ब्रैकेट आएगा, ठीक है ना। तो 0.8 से बड़े जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उन सभी को इंक्लूड करना है। तो 0.8 से बड़े, तो 0.8 से बड़े में क्या हो जाएगा, पहला तो 1 आ जाएगा, फिर 2 3 4 5, यानी कि आपका 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके प्लस के इनफाइनाइट तक जाएगा। ये आपका दूसरा सॉल्यूशन आ गया। तीसरा सॉल्यूशन क्या होगा, जब x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो जब x बिलोंग करेगा इंटीजर यानी कि i से, तो i में कहां तक होते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है जो निश्चित संख्याएं होती हैं। तो देखिए 0.8 से जितनी भी बड़ी धनात्मक जब पूर्णांक होते हैं उन सभी को क्या कर लेना है, हम लोगों को इंक्लूड कर लेना है। तो 0.8 से बड़ी जितनी भी इंटीजर्स हैं उन सबको आप यूज कीजिए। तो कितने भी होंगे, तो 0.8 से बड़े इंटीजर पहला तो आपका 1 हो जाएगा, फिर 2 3 4 5, यानी कि यही वाले आ जाएंगे सब, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके प्लस का इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है।